आप देख रहे हैं महाभ्यास। लोकसभा में अपनी सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की पिच अब तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम के आधार पर 2024 के चुनाव में जाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन के INDIA को घमंडिया गठबंधन करार दिया। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। बोले, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का नो बॉल, जिसका बुरा चाहता है वो करता है तरक्की। विपक्ष को सीक्रेट वरदान। ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया बताया। बोले, बेंगलुरु में यूपीए हुआ अंतिम संस्कार, एनडीए से चुराए नाम। बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी। लखनऊ से वाराणसी तक इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कुछ यात्रियों को दिया स्पेशल फ्लाइट टिकट। ज्ञानवापी परिसर में 8वें दिन का सर्वे खत्म। पश्चिमी दीवार के भीतरी हिस्से और तहखाने की हुई जांच। तहखानों की दीवारों और सतह की 3D मैपिंग। विपक्ष को मोदी का करारा जवाब। लोकसभा में 3 दिन से जारी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर निशाना साधा। राहुल के सवालों का पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 में एनडीए सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। विपक्ष ने जनता से विश्वासघात किया है। विपक्ष के लिए हमेशा देश से बड़ा दल रहा है। गरीब की भूख नहीं, विपक्ष को सत्ता की भूख की चिंता है। देश की चिंता नहीं, बल्कि विपक्ष को हमेशा अपने भविष्य की चिंता रही है। खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं और हिसाब हमसे मांगा जा रहा है। INDIA गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव सरकार के सामने गिर गया है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। विपक्ष की नो बॉल पर मोदी के चौके छक्के। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। दुनिया में देश की साख कौन लगाना चाहता है दाग? तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है।
अविश्वास की आड़ किसने तोड़ा जनता का आत्मविश्वास? 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। मोदी ने क्यों कहा विपक्ष की गालियां भी टॉनिक? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें आज अपनी चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं। सवाल ये, दुनिया में देश की साख कौन लगाना चाहता है दाग? आज यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। ये नया भारत है, बराबर का जवाब देना जानता है, लेकिन देश की साख पर कौन बट्टा लगा रहा है, ये सवाल ये भी कि अविश्वास की आड़ तोड़ा जनता का आत्मविश्वास। मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर यह वार किया। और सवाल नंबर 3, मोदी ने क्यों कहा विपक्ष की गालियां भी टॉनिक? एक नारे का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया और कहा कि यह उनका पसंदीदा नारा है, जिसमें वो चीख चीख कर कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन वो जितनी गालियां दे, मैं उन सब गालियों का भी टॉनिक बना लेता हूं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन अनिल दुबे जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी आपसे। आपने प्रधानमंत्री मोदी का संसद के अंदर जो भाषण था उसको सुना होगा, आपसे थोड़ी देर पहले वो खत्म हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, एक एक करके सब पे हम आएंगे, लेकिन शुरुआत में करने जा रही हूं INDIA, क्योंकि ये सब कुछ 2024 के लिए हो रहा है। आप लोगों ने गठबंधन बनाया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है। बंगलुरु में यूपीए का अंतिम संस्कार हुआ और नाम भी एनडीए से ही आप लोगों ने चुराया। पुराने खंडर पर नए प्लास्टर लगाकर आप बार बार पेश कर रहे हैं और नतीजा बार बार सिफर। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं दुर्भाग्य कहूंगी इस देश का, इस देश की संसद का, कि जहां प्रधानमंत्री जी को मजा आ रहा था, वहां होर्डिंग चल रही थी, वहां हाहा और ठहाके के नारे लग रहे थे। वो भी किस मुद्दे पर? मणिपुर के मुद्दे पर। जब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि मोदी जी कुछ संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, पर उन संवेदनाओं की जगह उन्होंने विपक्ष को टारगेट किया और मजाक उड़ाया। मैं समझती हूँ ये मजाक अगर कोई उड़ा रहा है देश का, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ा रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ देश नहीं, सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि मणिपुर में क्या क्या इंसिडेंट हुए। अगर उस बात पर लेकर भी प्रधानमंत्री जी को हंसी आ रही थी, प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक था, तो मैं समझती हूँ कि इस देश का भविष्य क्या होगा ये खुद देशवासी ही डिसाइड कर सकते हैं। परंतु आज समीर सिंह से इस पर जवाब लेते हैं। आपने ये बहुत बड़ी बात कही है प्रियंका गुप्ता जी, मुझे लगता है कि हम साथ साथ स्पष्ट करते चले। समीर जी, क्या मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है? यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि संवेदनाएं प्रकट नहीं की गई, गंभीरता के साथ बात को नहीं रखा गया। नहीं आस्था जी, देखिए, हमें तो इस बात के लिए तरस आती है कि प्रियंका जी महिला है और उनको ये समझ नहीं है कि जब वो मणिपुर की बात करती हैं तो राजस्थान की बात भूल जाती हैं, बिहार की बात भूल जाती हैं, बंगाल की बात भूल जाती हैं, पंजाब की बात भूल जाती है, दिल्ली के घटनाओं को पिछले दिनों की भूल जाती है। कांग्रेस की सरकार रहते दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? किसी पैनलिस्ट का ऑडियो डाउन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता,
बोलिए समीर जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आस्था जी कि मणिपुर की घटना पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही दुख व्यक्त कर चुके हैं और देश के सभी लोगों ने, माननीय गृह मंत्री जी का बयान आ चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, राजस्थान के अंदर इनकी सरकार है, राजस्थान के अंदर इनके विधायक ने ये कहा कि मैं न्याय नहीं दे सकती और मंत्री को बर्खास्त किया इनकी सरकार ने। बंगाल के अंदर 100 लोगों के कत्लेआम हुए, 100 लोगों के कत्लेआम हुए। बिहार के अंदर किस प्रकार की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जिसके साथ ये चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। प्रियंका जी कम से कम इस पर भी चिंता व्यक्त करिए। मणिपुर की घटना को किसी ने जायज नहीं कहा। 1993 में भी मणिपुर के अंदर घटना हुई थी, 1993 में भी हुई थी, कोई पहली बार नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास किया है, वहाँ हमने समस्याओं का समाधान किया है। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने मिजोरम में दूसरे देश के माध्यम से हमला करवाया। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन एक बार सभी लोग अपनी बात पूरी कर लें। अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपसे सवाल यही कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन तमाम कांग्रेसी सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर जवाब सुने बिना ही वॉकआउट कर दिया। मणिपुर ही था ना वो मुद्दा जिस पर यह पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया था, उससे पहले ही वॉकआउट कर दिया, ध्वनि मत से वो भी गिर गया। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यही सवाल अनिल दुबे जी आपसे और उसके बाद प्रियंका गुप्ता। प्रधानमंत्री जी इतनी देर बोले और उन्होंने मणिपुर पर सिर्फ 1 मिनट बोलने का काम किया। ना तो उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की, ना उन्होंने महंगाई पर कोई चर्चा की, ना उन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा की, और उन्होंने इंडिया को घमंडिया जरूर कह दिया। तो इंडिया को अगर घमंडिया कहोगे तो ये किसका अपमान आप कर रहे हो? आप सदन में हंसी ठिठोली करने का काम कर रहे हो। सदन में हंसी ठिठोली की जा रही है और वहां गंभीर विषय पर चर्चा करने की जरूरत थी। मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो। मणिपुर में की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। जो 2 महीने से ज्यादा हो गया मणिपुर जल रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या वहां की सरकार बनी रहनी चाहिए? आप सरकार, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन आपने उस पर कुछ भी नहीं कहा। आप सिर्फ इंडिया के बारे में बात करना चाहते हो, आप मुद्दों से भागने की बात करना चाहते हो, आप विपक्ष को ऊपर हंसी ठिठोली करके उसको मजाक में आप निकालना चाहते हो। हम मुद्दों की बात विपक्ष को वहां पर उठा रहे हैं और मुद्दों पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बोले तो देश की महंगाई पर बोले, देश के किसानों के ऊपर बात करें, देश के बेरोजगारों के ऊपर बात करें। पूरी कर ली लेकिन उन्होंने हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सवाल मेरा यही है कि जिस मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जो आज सदन में गिर गया, वो मुद्दा था मणिपुर का मुद्दा, पर उस पर जवाब सुने बिना ही विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। आस्था जी, आपसे मेरा थोड़ा निवेदन है कि समीर जी को आपने 2-3 मिनट दिया, मुझे भी 2-3 मिनट दीजिएगा जी, बोलिए। अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव था उसकी ताकत ये थी कि प्रधानमंत्री जी को घसीट कर सदन के अंदर, जो 140 करोड़ देशवासियों का मंदिर कहा जाता है, उसमें आकर के उन्हें बोलना पड़ा। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं। भारत की जो विरासत है, जो भारत की परंपरा है, हजारों साल की जो परंपरा है भारत की, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में ध्वस्त करने का काम किया। जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो नारी शक्ति है, जानकारी करेक्ट करो।
उन्होंने सब बातों को कहा है, सब बातों को कहा है, आपको पता नहीं है। अरे भाई जानकारी करेक्ट करो। भाषण में रैली नहीं है समीर जी, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, क्या बकवास करते आप घसीट के लाए इस शब्द का इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री ने सिखाया आप घसीट के लाए इस शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप सुन तो लो भाई, सुनने में कोई दिक्कत है? बोलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र, गलत फैक्ट बोल रहा हूँ बताइएगा मुझे अपने टर्न में आके। उनको आपके शब्द से ऐतराज था, उन्होंने उस शब्द की बात आप घसीट के लाए इस शब्द का इस्तेमाल मत करिए। धर्मेंद्र यादव जी बात पूरी कीजिए अपनी। ठीक है समीर जी, मैंने आपकी बात को सामने रख दिया, मैंने आपकी बात को सामने रख दिया। समीर जी बोले धर्मेंद्र यादव, शब्दों को सभ्यता है ना, हजारों साल में एक बार द्वापर युग में एक बार निर्वस्त्र करने का प्रयास द्रौपदी को किया गया था और निर्वस्त्र नहीं हो पाए थे। उस समय धृतराष्ट्र अंधे बनकर देख रहे थे। आज अमृत काल में इस देश के प्रधानमंत्री के सामने मणिपुर की बेटियां, मणिपुर की बहनें और मणिपुर की नारी शक्ति निर्वस्त्र हुई और वो देखते रह गए। उनका हश्र हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, इनका हश्र होगा जो खुद ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी खुद बता रहे हैं कि कब्र इनकी खुदेगी। तो अगर धृतराष्ट्र को तीर के सैया पे जाना पड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कब्र में ही जाना पड़ेगा। जिनके शासनकाल में मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दिया है, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी तरह के अनाप शनाप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैंने शुरू में आपसे कहा शब्दों को संभाल के, शब्दों को संभाल के। आप विपक्षी दल से हैं, जाहिर सी बात है आप प्रहार करेंगे, लेकिन शब्दों को संभालिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। इनको तमीज नहीं है बात करने की, इनके पास कोई वाक्य नहीं है बोलने के लिए। उसी पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, जवाब सुनने से पहले वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सदन के अंदर, बेटियां निर्वस्त्र होंगी तो घटना दबेगी की नहीं। 140 करोड़ देशवासी इस बात को सुन रहे हैं। मणिपुर में क्या किया 5 साल, 2 समुदायों को बांट दिया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो ये बातें कहने से पहले पढ़ा करो, जाना करो, फिर बहस किया करो। जाके देखिएगा वहाँ की बहन बेटियां, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो मजदूर किसान हैं, जिनके घर में लाशें जा रही हैं, आप उनसे पूछिए। आप तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप दिल्ली में बैठ के भाषण दे देते हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी गए मणिपुर, मुझे बताइए। क्या उनको मजबूरी थी ना जाने की? क्या ऐसा दिक्कत थी जो नहीं गए? क्या बेटियों के प्रति उनकी संवेदना नहीं है? महिलाओं के प्रति उनकी संवेदना नहीं है? नारी शक्ति के प्रति संवेदना नहीं है? ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ठीक है, संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात पूरी की। समीर सिंह उसका जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं निरंजन पोद्दार जी का रुख करूंगी। ठीक है समीर सिंह जी। आस्था जी, ये 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कुकर्म किए, कितने पाप किए, कितने दंगा किए। मुजफ्फरनगर का दंगा किसी से भूला है क्या? आतंकवादियों का मुकदमा इन्होंने वापस लिया। इनके नेता मुलायम सिंह ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार को लड़कों से गलती हो जाती है, इस कह के जस्टिफाई करते हैं। अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति की, नौजवानों के रोजगार को इन्होंने लूटा है और ये अपमानित कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं बैठ के चैनल पर। इनको पता ही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने आप दोनों आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। धर्मेंद्र यादव जी, आपको खराब लग रहा था आपके बीच में अगर कोई पैनलिस्ट बोल रहा था, लेकिन अब आपने जो बातें उठाई है उसका जवाब भी तो शांति से सुनिए, जवाब भी तो शांति से सुनिए आप धर्मेंद्र जी। समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन नेता, 1 दर्जन मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, केस में जेल में। 5 सेकंड खत्म करिए। प्रजापति किस पार्टी का नेता है? अच्छा डिबेट को डीरेल मत करिए, पार्लियामेंट पर बने रहते हैं, विषय पर बने रहते हैं। ठीक है समीर जी, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। मैं निरंजन पोद्दार जी को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। निरंजन जी, ये पूरा जो आज हमने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो गिर गया, जिसे विपक्ष लाया मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि देश के आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा है। विपक्ष पर उन्होंने यह आरोप लगाया। निश्चित रूप से देखिए आस्था जी, जिस तरीके से विपक्ष प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था और उसके बाद में आज पूरे दिन हमने सदन की कार्रवाई करी, जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों ने
और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से पूरी एकदम विस्तार से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद में जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई आप नो बॉल करते रहिए, हम छक्के से छक्के मारते रहेंगे और सेंचुरी हम बना करके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी बात थोड़ा सा बोलना अति आवश्यक है आस्था जी। जिस तरीके से अभी एक विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि भाई हम प्रधानमंत्री को घसीट करके लाए, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर 5-6 सांसदों की पार्टी अगर प्रधानमंत्री को घसीट करके लाने की हिम्मत रख सकती है, तो इसका मतलब ये जो जितनी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री अहंकारी है या प्रधानमंत्री लोकतंत्र खत्म है या फलाना है, क्योंकि आप में तो इतनी शक्ति है, 5 सांसदों की पार्टी प्रधानमंत्री को घसीटने का हिमाकत कर सकती है। वो शब्द एतराज लायक था, उसका जिक्र हुआ, अब वापस ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। कड़वी बात कह रही है, तीखा तंज कसना है, ठीक है, लेकिन खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ तो आस्था जी, लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष था वो अंदरूनी राजनीति की वजह से मणिपुर को लेकर के और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने संबोधन के अंदर संसद को संबोधित किया, पूरा देश मेरे हिसाब से इसको किंकर्तव्य मूड होकर के सुन रहा था। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर विपक्ष उल्टा हिट विकेट मुझे नजर आया, क्योंकि आज टेलीविजन के ऊपर बोल करके चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हर आदमी इस बात को जानता है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन ये हिंसा कोई आज की नहीं है। मणिपुर का इतिहास है, पिछले 108 वर्ष से ये मणिपुर की प्रॉब्लम लगातार चलती आ रही है। हाँ, हालांकि यहाँ पे पहले जहां हर दूसरे वर्ष वहां पे दंगे फसाद और इस तरीके की हिंसा और इस तरीके के तांडव होते थे, वहां पे कम से कम अब ये है कि भाई कुछ वर्षों के का इसके अंदर हमें अंतराल भी दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1 से लेकर के 100 तक की पूरी गिनती के साथ जिस तरीके से भूत भविष्य वर्तमान को उद्धृत करके विपक्ष को आईना दिखाया, निश्चित रूप से मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शायद इनको लग रहा होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारे लिए शायद हो सकता है कि गलती रही हो। मेरा ये मानना है। ठीक है, अब मूल सवाल अब भी बना हुआ है प्रियंका गुप्ता जी, अविश्वास प्रस्ताव आप जिस मुद्दे पर लेकर आए थे, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, इतना हो हंगामा किया, 3 दिन तक इस पर चर्चा चली, जवाब मांगे गए, इतनी आप लोगों ने इस पर कैंपेनिंग की और जवाब से पहले ही वॉकआउट कर दिया। आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री जो इधर उधर की बात करते रहे पर मणिपुर में नहीं आए, उसके बाद बचता ही क्या था। परंतु मैं यही जरूर पूछना चाहूंगी, इससे पहले आपने कहा कि मणिपुर की जो पहले की घटनाएं उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हैं कि वो आज की इस स्थिति को रोकने में असमर्थ हैं और कांग्रेस को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। मैं समझती हूँ ये इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं देखा होगा। आज मणिपुर की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह वहां के मुख्यमंत्री को निष्कासित करने की जगह 1993 में क्या हुआ था? कौन प्रधानमंत्री था 93 में? 1993 में कौन प्रधानमंत्री था प्रियंका जी? मणिपुर के अंदर क्या पहली बार हुआ है क्या? मणिपुर के अंदर पहली बार हुआ है क्या? 1993 में कौन प्रधानमंत्री था? 146 दिन 146 दिन मणिपुर के अंदर 1993 में क्या हुआ था उसका जवाब देगी करके बात रखिए। नहीं देंगी 146 दिन का हिसाब प्रियंका जी, नहीं देंगी। राजस्थान की घटना का जवाब आप नहीं देंगी। आपकी विधायक ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन पे मुझे तरस आता है, ये किस तरह से प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं आज यहाँ बैठकर, ये इनकी चिल्लाहट अपने पक्ष को डिफेंड करते हैं। प्रियंका जी, इसमें क्या नई बात है? लेकिन बस मेरी दरखास्त आप लोगों से इतनी है कि किसी खराब शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए आप लोग ना करें। अच्छा, आपने कहा, एक मिनट, ठीक है प्रियंका जी, मेरा एक और सवाल है। आपने प्रधानमंत्री को कई तरह की संज्ञाएं दी, अभी डिबेट में भी दी। कांग्रेस पार्टी भी जब तक कोसती रहती है किसी न किसी तरह सरकार पर या प्रधानमंत्री पर निशाना साधती है। आज उसको लेकर भी संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी गालियों का तो मैं टॉनिक बना लेता हूं, और आप लोगों को एक अदृश्य वरदान प्राप्त है, जिस चीज को कोसते हैं उसी चीज का भला हो जाता है। आप लोकतंत्र को कोसते हैं, आप उनको कोसते हैं, उनकी सरकार को कोसते हैं, बार बार सरकार आती है फिर कोस रहे हैं। अब देखिए 24 में भी वो कह रहे हैं कि हमारा आना पक्का हो जाता है। देखिए, आप इसके पहले आपने एक बिल भी पास होने की बात सुनी होगी, जो बिल पेश किया गया है, जिसमें सीजेआई को इलेक्शन कमीशन की चयन समिति से हटाने की बात की गई।
तो ये क्या है? अगर ये डर नहीं है तो क्यों सीजीआई को उस इलेक्शन कमीशन से हटाने की बात की जा रही है? तो मैं समझती हूँ ये डर साफ है। जिस तरह के बदलाव ये कर रहे हैं, जिस तरह की ये डरी हुई महसूस कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया नाम से डरते हैं, इंडिया नाम लेने से डरते हैं, ये मणिपुर का नाम लेने से डरते हैं, उसे साफ जाहिर है कि इनका डर। पर उस जवाब से पहले तो आप लोग चले गए संसद से बाहर, यही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आप जवाब दे दें, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जवाब दे दें, अनिल दुबे जवाब दे दें। आस्था जी, हमें तो जवाब मिला ही नहीं। इस देश की जनता तो जवाब मांग रही है ना। पर आप तो उठ करके चले गए ना वहां से, आप सुनने के वक्त वहां थे ही नहीं। क्यों किया? जिस चीज को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए आप उस वक्त भी संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। इस देश के विपक्ष को, इस देश की जनता को मणिपुर के अविश्वास प्रस्ताव निराशा हो, उससे मुझे लगता है कि इस देश की जनता को आज अपने जो चयन किया था उन्होंने एक प्रधानमंत्री का, जिसे वो मजबूत प्रधानमंत्री समझते थे, जिसे वो एक गरीब प्रधानमंत्री समझते थे, जिसे एक चौकीदार प्रधानमंत्री समझते थे, वो आज बेटियों की चौकीदारी नहीं कर पा रहे। वो उन बेटियों की चौकीदारी नहीं कर पा रहा है जो वहां पर। ठीक है, आपकी इन बातों का जवाब भी आज प्रधानमंत्री के भाषण में था। एक बार फिर से उन्होंने नामदार और कामदार की बात की और यह भी कहा कि पचा नहीं पा रहे कि गरीब का बेटा यहां पर क्यों खड़ा है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया और इस दौरान विपक्षी गठबंधन से लेकर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल और उसके तमाम फैसलों और सरकार पर सवाल उठाने के तौर तरीकों को घेरा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया, उसने 2024 के लोकसभा चुनाव की पिच तैयार कर दी। गौर करने वाली बात यह रही कि पिछले 3 दिनों में पीएम मोदी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उनका जवाब उन्होंने अपने काम और विकास के आधार पर देने की कोशिश की। यानी पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम के आधार पर 2024 के चुनाव में जाने का मन बना लिया है। जो तीखापन, गुस्सा विपक्षी दल के भाषणों में दिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब व्यंग भरे शब्दों से दिया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को INDIA नहीं, घमंडिया गठबंधन करार दिया। 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती रही और पूरी बहस के दौरान विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधता रहा, उन्हें घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीएम मोदी ने हर आरोप का जवाब विकास और काम के आधार पर दिया। यानी नाम वर्सेस काम के आधार पर होता दिखाई दे रहा है 2024 का सियासी महाभारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।